Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द बायोमेडिकल साइंस। चाहे आप मेडिकल फील्ड के हों, चाहे आप फार्मेसी फील्ड के हों, चाहे आप नर्सिंग फील्ड के हों, चाहे आप बीडीएस कर रहे हों, ठीक है, आपके में एक सब्जेक्ट कॉमन होगा, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली एक तरह की साइंस ऑफ ड्रग है, जिसमें हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, उन मेडिसिन्स के क्या बेसिकली बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं हमारे बॉडी पे, क्या उनके साइड इफेक्ट्स है, ये हम सब पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये बायोमेडिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। बेसिकली फार्माकोलॉजी टॉपिक्स पे मैं तो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चाहे फार्माकोलॉजी 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे आपके डी फार्मेसी के लिए हो, बी फार्मेसी के लिए हो, ठीक है। लेकिन वो जो वीडियोस थे उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थे वीडियो क्वालिटी, तो मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्या बेसिक इसके इंट्रोडक्शन है, क्या बेसिक डिफिनीशंस हैं, क्या इसके सब डिवीज़न है, डिवीज़न है, क्या स्कोप है और क्या हिस्ट्री लैंडमार्क है। तो ये वीडियो या टॉपिक बेसिकली आपके चाहे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर के हों या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के हों, सिलेबस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो पहला टॉपिक होगा वो यही होगा। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फार्माकोलॉजी, तो व्हाट डू यू मीन अबाउट द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का जो मीनिंग है उसके वर्ड में ही है, टर्म में ही है। फार्माकोलॉजी बेसिकली आपके ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इट इज द मेड अप ऑफ बाय 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज द फार्मेकोन विच मीन्स द ड्रग, एंड सेकेंड इज द लॉजिया या लॉजी विच मीन्स स्टडी ऑफ और नॉलेज ऑफ, ठीक। तो बेसिकली नॉलेज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जो फार्मेकोन वर्ड है, इसे हम फार्मेकोन भी लिखते हैं, आपका की जगह पे सी भी लिखते हैं। फार्मेकोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म देन द ड्रग, ठीक है। कैसे? सो फार्माकोन इज ए मॉडर्न टर्म यूज्ड मोर ब्रॉडली देन द term drug because it includes the endogenous substance and biologically active substance which are not used as a drug। तो बेसिकली हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो ड्रग एक तरीके से केमिकल सब्सटेंस हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स से मिले, चाहे मिनरल से मिले, चाहे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से मिले, चाहे कहीं से मिले, वो ड्रग फार्माकोपिया वगैरह में इंक्लूड रहते हैं, ठीक। और इसे हम बोलते हैं एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक। लेकिन बात करें हम लोग फार्मेकोन की, तो फार्मेकोन के अंडर पे आपके जो हमारे बॉडी के अंदर में इंडोजीनियसली केमिकल सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है? जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं और मेटाबॉलाइज्ड भी होते हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रोल है या फिजियोलॉजिकल रोल है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखे होंगे कि एसिटाइलकोलिन एक तरीके से एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स है। एसिटाइलकोलिन क्लिनिकली कोई उसका रोल नहीं है, क्लिनिकली हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब मार्केट में कोई भी उसका मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका मार्केट पे कोई भी ड्रग, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर भी हम उनके फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दे हैव सम बायोलॉजिकल इफेक्ट, दे हैव सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक। तो फार्मेकोन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारे जो ड्रग तो आते ही हैं, साथ में ऐसे केमिकल सब्सटेंस भी आते हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं और आपके मेटाबॉलाइज्ड होते हैं या रिलीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंडोजीनियसली सब्सटेंस, ठीक। तो आप समझ गए होंगे क्या बेसिक अंतर है आपका ड्रग और फार्मेकोन पे, ठीक। सो बात करें हम लोग डिफिनीशंस की फार्माकोलॉजी की, तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल और बायोमेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग। So it is called science of drug or study of drug. So in which we study the drug action or interaction between the drugs and living organism. तो हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में जो ड्रग के साइंस से तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल बीइंग हो, चाहे आपके माइक्रोब्स हो, उन पे ड्रग का क्या इंट्रैक्शन है, उन दोनों पे कैसे ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपना एक्शन देता है, और कैसे जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस ड्रग पे कैसे काम करते हैं, उनमें क्या रोल है उसका, जो आपस में इंट्रैक्शन है उसको हम पढ़ते हैं इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके बेस पे जो फार्माकोलॉजी का जो डिवीज़न है, मेन जो हम पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट्स में, वो 2 पढ़ते हैं।
फर्स्ट इज द फार्माकोडायनेमिक एंड सेकंड इज द फार्माकोकाइनेटिक। जब भी ये मेडिसिन देख रहे हैं तो मेडिसिन हमारे हेल्थ को ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं इस ड्रग का हमारे बॉडी पे एक्शन तो होगा ही। तो एक्शन ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। ड्रग का क्या एक्शन है हमारे बॉडी पे, कैसे वो इफेक्ट दे रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है, क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या थेरेपेटिक इफेक्ट है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक में, जो कि आगे हम समझेंगे। सेकेंड, जब हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन को या किसी भी फूड मटेरियल को या किसी भी अननोन सब्सटेंस को, तो जाहिर सी बात है ना, हमारा बॉडी भी उस जो फॉरेन सब्सटेंस हैं जिसको हम बोलते हैं जीनोबायोटिक, उसके अगेंस्ट भी काम करता है। ठीक है, तो कैसे हमारा ड्रग रिस्पॉन्ड करता है उन मेडिसिन के ऊपर, उन ड्रग्स के ऊपर, कैसे वो हमारे बॉडी में मेटाबलाइज्ड होते हैं, कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे वो आपके बॉडी से वेस्ट के थ्रू निकलते हैं या एक्सक्रीट होते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग ADME, जिसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। मीन्स एक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम ऑन ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। ठीक, अब चलते हैं डिटेल में समझते हैं फार्माकोडायनेमिक क्या है एक शॉर्ट व्यू पे। तो फार्माकोडायनेमिक भी एक तरीके से ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जाहिर सी बात है। मीन्स फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड डायनेमिक मीन्स पावर। सो डायनेमिस means power of the drug is called pharmacodynamic. So what drug does to the body, ड्रग हमारे बॉडी में क्या कर रहा है। ठीक, तो मेन हम इस फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, मोड ऑफ ड्रग एक्शन, कैसे हमारे बॉडी में वो आपके एक्शन प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू करता है, रिसेप्टर के थ्रू करता है या एंजाइम के थ्रू करता है, इटसेल्फ करता है, किस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी में, वो हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हमारे बॉडी में किस तरीके से रिस्पॉन्स वो करता है। हमारे हार्ट हैं, हमारे किडनी हैं, हमारे CNS हैं, हमारे ANS हैं, इन पे क्या क्या इनके बेसिक रोल्स हैं या कुछ स्पेसिफिक रोल है। तो क्या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को या फिजियोलॉजिकल सिस्टम को ये अल्टर करता है, चेंज करता है या इफेक्ट डालता है, उसको हम पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट पे। उसके अलावा थेरेपेटिक इफेक्ट, क्योंकि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम थेरेपी के लिए ले रहे हैं ना, कोई बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, उसे बोलते हैं थेरेपी। ठीक है, तो क्या थेरेपेटिक इफेक्ट है। अगर हम कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो ड्रग हाइपरटेंशन को या ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ठीक करेगा, वो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा। उसके अलावा क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं या अदर इफेक्ट देन द थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, थेरेपेटिक इफेक्ट जैसे कि हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं, मतलब मेन रोल क्या होगा उसका, हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन को कम करना, उसका मेन थेरेपेटिक इफेक्ट हुआ। उसके अलावा जो भी उसका बायोलॉजिकल एक्शन होगा वो उसका साइड इफेक्ट होगा। अब साइड इफेक्ट कई बार अच्छे भी हो सकते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट भी हो सकते हैं। मान लो कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हैं और वो तो अपना BP को कम कर रहा है, साथ साथ में मान लो वो हमारे फैट को भी कम कर रहा हो, तो ये अच्छी बात होगा ना। तो अच्छा इफेक्ट को हम तरीके से सेकेंडरी इफेक्ट की तरह मान सकते हैं, और जो बुरा इफेक्ट है या हार्मफुल इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो साइड इफेक्ट क्या है समझ में आ गया, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है समझ में आ गया। अदर देन द थेरेपेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड साइड इफेक्ट्स एंड हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मिनॉक्सीडिल, मिनटॉप करके आपका ड्रग आता है जो बाल झड़ता है, उसमें हम लोग मिनॉक्सीडिल का जो आपका लोशन है या आपका जो भी फॉर्मुलेशन है उसका लगाते हैं हम लोग बालों वगैरह में, स्कैल्प में लगाते हैं, उससे बाल आता है, उससे जो अपने हेयर हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बाल्डनेस में यूज़ करते हैं, ये पता होगा बहुत लोगों को। लेकिन क्या ये पता है कि मिनॉक्सीडिल बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में डिस्कवर हुआ था। उसका यूज़ हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ कर रहे थे, लेकिन देखा गया कि इससे बाल भी आते हैं। ठीक है, तो बाल में तो अच्छी बात है ना, तो उसको एक तरह से लोकल इफेक्ट के मान के रूप में, सेकेंडरी इफेक्ट के रूप में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं एज ए टॉपिकल सोल्यूशन में आपका हेयर ग्रोथ करने के लिए। और आज के डेट में हम वही यूज़ करते हैं, हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए हर साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है कि हार्मफुल हो, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमेशा हार्मफुल ही होते हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फार्माकोकाइनेटिक। सो फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड काइनेटिक मीन्स काइनेसिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, मीन्स मूवमेंट ऑफ द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ड्रग है किस तरीके से मूव कर रहा है वो बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सो ड्रग मूवमेंट थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। व्हाट
द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ड्रग के अगेंस्ट में, वो हमारा फार्माकोकाइनेटिक है। बॉडी एक्शन टू द ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। सो बेसिकली हम इस फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं ADME। A मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, D मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, M मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग एंड E मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। देखिए इलिमिनेशन कई बार आता है, तो इलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलिमिनेशन, तो ADE भी बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बोथ आर द इलिमिनेशन। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ही एलिमिनेट होते हैं ना ड्रग, तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म के ड्रग बहुत सारे एलिमिनेट नहीं होते हैं, तो इलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म भी आते हैं और एक्सक्रीशन भी आते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए तो बात करें अब इसकी डिटेल्ड में, आप समझिए इस स्ट्रक्चर से, चाहे हम किसी भी रूट से ड्रग ले रहे हैं, चाहे हम लोग इनहेल्ड कर रहे हैं ड्रग को, या ओरल रूट से ले रहे हैं, या इंजेक्शन से ले रहे हैं, या वेन से ले रहे हैं, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बारे में हम आप बाद में बात करेंगे किसी और टॉपिक में, या किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में। तो हम बात कर रहे हैं मेनली ओरल का, ठीक है। तो ओरल जब लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे GIT में आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक में एक तरीके से जो ड्रग हैं, जब हम टेबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, तो वो एक तरीके से वहाँ पे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में बनेंगे, फिर उसके बाद वो डिजोल्व होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिजोल्व होगा। डिजोल्व होने के बाद वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बनेंगे। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे जो पूरी GIT पार्ट है, जो आपका इंटेस्टाइन्स हैं, स्टमक्स हैं, उसमें जो माइक्रोविलाई हैं, उसमें जो बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होकर पहुंचते हैं हमारे पोर्टल वेन के ब्लड में। पोर्टल वेन ऐसा वेन है जो कि पूरे ब्लड को आपके लीवर पे ले जाता है, याद रखिए, ठीक। डायरेक्टली वो ब्लड जो है आपके हार्ट पे नहीं जाता, जो भी GIT से एब्जॉर्ब हो रहा है। लीवर में जाने के बाद तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, आपके कहाँ पे, GIT पे और स्टमक पे पहुंचता है, लीवर पे। यहाँ पे होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। लीवर में पहुंचने के बाद एक तरीके से ये पहुंचता है हमारे, यहाँ से पहुंचता है हमारे किस पे, हार्ट पे, मान लेते हैं ये हार्ट हमारा है ना, ठीक। हार्ट से फिर पूरे बॉडी में क्या होगा, ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैलेगा पूरे बॉडी में, सर्कुलेट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्लाज्मा है, टिश्यूज हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो अलग कहानी है, पढ़ेंगे कभी और, आगे वीडियो भी बन चुका है उसका, देख सकते हैं आप, ठीक। अब वहाँ से पूरे होने के बाद जाहिर सी बात है ड्रग मेटाबलाइज्ड होंगे, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मेटाबलाइज होने के बाद वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड के थ्रू हो पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, हमारे यूरिन पे या किडनी पे। तो किडनी के थ्रू बाय यूरिन रूट से भी, यूरिन के थ्रू भी वो बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, और जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं ना, वो आपके इस जो हमारा फिकस मटेरियल है उसके थ्रू भी वो आपका क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो यही बेसिक प्रोसेस होता है ADME का, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में, कैसे वो एब्जॉर्ब होगा, कैसे बॉडी में वो मेटाबलाइज्ड होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे वो पूरी बॉडी में फैलता है, सर्कुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या उनका रेशियो होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, और कैसे वो आपके लास्ट में बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये बेसिक हम पढ़ते हैं ADME में, जिसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑन द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक तरीके से मेडिकल साइंस है, मतलब फार्माकोलॉजी कह सकें हैं कि साइंस ऑफ ड्रग बोलते हैं, मतलब हम मेडिसिन लेते हैं, हमको हेल्थ को ठीक करने के लिए लेते हैं। तो हमारे जो आयुर्वेदा है, बहुत सालों से हमारा जो हम थेरेपी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, कई जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, है ना। तो कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमार तो लोग पड़ रहे थे ना शुरू से भी, जब मेडिसिन बने नहीं थे तब से बीमार हो रहे थे। तो किस तरीके से लोग ठीक कर रहे थे, कैसे ठीक कर रहे थे, कैसे इनका इतिहास है, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, जानना जरूरी है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में आप बहुत सारी चीज़ें को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इम्पोर्टेंट पढ़िए, 10 से 15 पॉइंट्स पढ़िए, ताकि हर एक इरा पे पढ़िए, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट हमारा है पेंटेसो। पेंटेसो कोई साइंटिस्ट नहीं है, पेंटेसो इज द लिटरेचर और बुक। इट वॉज अ ग्रेट हर्बल मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका मतलब ऐसे लिटरेचर्स, ऐसे बुक्स जिसमें आपके मेडिका मतलब ड्रग्स के बारे में लिखा गया हो। एक तरीके से फार्माकोपिया है वो, बहुत एसेंट स्टेज पे था वो, जो कि चाइना में मिलता था।
आप चाहे तो फोटो मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं मटेरिया मेडिका जो आपका पेन टेसियो का था। ठीक, सेकेंड है काहुन पेपायरस, जो एक तरीके से इजिप्शियन लोग थे ना, इजिप्ट में जो है उनका एक डॉक्यूमेंटेड आपका एक लिटरेचर था जिसमें बहुत सारे जो वेटनरी मेडिसिन हैं या आपके जो यूट्राइन डिसीज के मेडिसिन हैं, वुमेन्स होते हैं या वुमेन के सर्जिकल आपके गायनेकोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन इस आपके जो लिटरेचर्स हैं उसमें आपको था, उस पर इसका भी आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का आप जो इमेज देख सकते हैं, हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट थे। हिप्पोक्रेट्स एक तरीके से फादर ऑफ मेडिसिन है। हिप्पोक्रेट्स जो है ग्रीक फिजिशियन है और इट इज ही हैज कंसिडर एज ए फादर ऑफ मेडिसिन, ये फादर ऑफ मेडिसिन है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज द डिसीज, ये पहले पर्सन है जिन्होंने डिसीज को रिकॉग्नाइज किया एज ए एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा जब आपका फिजियोलॉजी एबनॉर्मल बिहेव करता है उससे हम एक तरीके से डिसीज बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक साल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये बेसिकली मेटेलिक साल्ट का यूज करते थे डिसीज को ठीक करने के लिए। उसके अलावा एरोमाथेरेपी में ये नॉलेज रखते थे। तो ये आपके हिप्पोक्रेट्स हैं जो कि एक तरीके से बहुत ही पुराने जमाने के हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 460 से 375 BC इरा के हैं एक तरीके से। BC फिर AD फिर आपका जो आता है हमारा सन वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डायोस्कोराइड्स। ये भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे फिजिशियन थे एक तरीके से। हिट से ग्रीक प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फर्स्ट मटेरिया मेडिका। इन्होंने फर्स्ट मटेरिया मेडिका अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट्स जो मेडिसिन हैं, प्लांट मेडिसिन हैं और उनके रेमेडीज हैं, डिसीज के रेमेडीज हैं, उनके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया था। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली AD 57 पे इनका ईरा था। नेक्स्ट है हमारे पैरासेल्सस, जो एक तरीके से स्विस स्कॉलर हैं एंड एल्केमिस्ट हैं एंड इट कंसिडर्ड एज ए ग्रैंड फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन, फार्मेकोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रैंड फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी हैं। ठीक है, ही इंट्रोड्यूसेस द यूज ऑफ केमिकल्स एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इन्होंने केमिकल का यूज किया था। अभी तक प्लांट चल रहा था ना, अभी तक नेचुरल प्रोडक्ट चल रहा था, इन्होंने पहली बार केमिकल का यूज बताया था कि हम डिसीज में कर सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रुडोल्फ वुजिम। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे एक तरीके से एंड ए की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी हु एट यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्ट क्रिएटेड द फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इन्होंने ही फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एक तरीके से अपने यूनिवर्सिटी में डेवलप किया था। ठीक, ये जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट हमारा है ओस्वाल्ड सेमबर्ग, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ही इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, ओस्वाल्ड सेमबर्ग स्टेबलाइज द फार्माकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाया था फार्माकोलॉजी को। देन हमारा जॉन जेकब एबेल, जो कि अमेरिकन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हैं, जो इनका इतिहास बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। आगे भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है रामनाथ चोपड़ा। RN चोपड़ा इज द इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। तो अगर आप इंडिया के हैं तो आपकी लैब में आप जरूर, आपके इंस्टीट्यूट में जरूर RN चोपड़ा का फोटो आप लगाइए। ही इज द इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ना, इनके फोटो आप बाकायदा फ्रेम करके अपने कॉलेज में लगाइए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, अगर फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा एल लसाग्ना, जो कि फादर ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हैं। ठीक, तो ये इनके बेसिक इमेज थे, इनके चेहरे आप याद रखिए, दिखेंगे आप कभी बुक में भी मिल जाता है। ठीक, तो ये सब आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखिए, इनकी हिस्ट्री याद रखिए। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, और अब आते हैं कुछ ड्रग्स के उनकी डिस्कवरी के बारे में। तो 1833 पे एट्रोपिन डिस्कवर्ड हुआ था। साइंटिस्ट थे हमारे ग्रीजर एंड हेसी। लगभग 1907 पे हिस्टामिन डिस्कवर हुआ था बाय द वोग्ड। देन 1999 पे ऑक्सीटोसिन डिस्कवर हुआ था
बाय द एबेल, जो हमारा था ना अभी एबेल, ठीक है, जे एबेल, फादर ऑफ अमेरिकन फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट 1922 पे इंसुलिन डिस्कवर्ड हुआ था बाय द बेंटिंग एंड बेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 1928 पे पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ था बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक, जो कि एक तरह से एंटीबायोटिक है। देन 1932 पे सल्फोनामाइड बाय द डोमेक। देन 1944 पे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बाय द वॉक्समैन। तो ये बेसिकली कुछ साइंटिस्ट के चेहरे हैं, याद रखिए आप। H डेल, जो कि डेल वेसोमीटर रिवर्सिबल थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले दिया था। डेल वेसोमीटर रिवर्सिबल, ये हमारे पॉल एहरलिच, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जिन्होंने कीमोथेरेपी के इतिहास में बहुत सारे काम किए थे। ये हमारे हैं जॉन जेकब एबेल, जो कि इपिनेफ्रिन जो है उसको एक तरीके से आइसोलेट किए थे। ये हमारे फ्रीडरिच सेटनर, डिस्कवरी ऑफ मॉर्फिन में इनका इन्वॉल्वमेंट था। ये हैं ओटो लोई, जो कि एस्टाइलकोलिन डिस्कवरी में इनका रोल था। तो ये कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं। अब आते हैं हम लोग सब डिवीजन एंड स्कोप के बारे में। तो फार्माकोलॉजी मेजर डिवीजन है, उसके अंदर में आप फार्माकोकाइनेटिक हैं, डायनामिक हैं, आपकी कीमोथेरेपी है, मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, न्यूरो फार्माकोलॉजी है, सीवीएस फार्माकोलॉजी है, गेस्ट्रो फार्माकोलॉजी है, जितने सिस्टम्स हैं उनके फार्माकोलॉजी बोल सकते हैं। उसके अलावा आपका साइकोलॉजी, क्लिनिकल थेरेपेटिक्स, वेटनरी मेडिसिन, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब मिल के फार्माकोलॉजी में आते हैं। ये सभी सारे सब्जेक्ट है ना, उनमें कहीं ना कहीं हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते ही हैं। इसके अलावा इसके अंडर में आपके फार्मेकोजेनेटिक्स आते हैं, फार्मेकोजीनोमिक्स आते हैं, फार्मेकोएपिडेमियोलॉजी आते हैं और फार्मेकोइकोनॉमिक्स आते हैं। तो ये आपका इन जो मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर में फार्माकोलॉजी हम पढ़ते ही हैं। और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनके फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, उनके ड्रग के बारे में। उसके अलावा इनसे जो है रिलेटेड जो है हम लोग फार्मेकोजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, एपिडेमियोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये उनके कुछ सब डिविजन्स हैं, देखते हैं डिटेल में इंपॉर्टेंट को। तो फर्स्ट हमारा है फार्मेसी। व्हाट इज द फार्मेसी? फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। सो इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ ड्रग। एक्चुअल में जो फार्मेसी है वो साइंस ऑफ ड्रग है। फार्मेकोलॉजी एक तरीके से साइंस ऑफ ड्रग एक्शन बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग का क्या रोल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, लेकिन फार्मेसी में साइंस ऑफ ड्रग, ड्रग की हर चीज, उसकी केमिस्ट्री, कैसा वो बना हुआ है, क्या केमिकल नेचर का है, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन, वो ड्रग मेडिसिन जो हैं, है ना। हाँ, ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है? ड्रग मतलब एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आप कोई भी मेडिसिन उठा के देखेंगे, ब्रांड नेम कोई भी, तो उसके पीछे में कुछ ड्रग लिखे होंगे, जैसे पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। तो ये जब क्या है, ये ड्रग हैं, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं। मतलब उस मेडिसिन में जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो हमारे इन ड्रग्स का है। बाकी जो और चीजें हैं ना, जिसे हम बोलते हैं एक्सिपिएंट, तो वो नहीं है। तो मेडिसिन मतलब जो हम ले रहे हैं ना, टेबलेट, कैप्सूल, है ना, उस ड्रग का मेडिसिन बनता है। ड्रग एपीआई है, मेडिसिन उसका फॉर्मुलेशन है एक तरीके से। क्लियर हो गया मेडिसिन क्या है और ड्रग क्या है। चलिए अब आते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग्स एंड मेनली फोकस्ड ऑन द क्लिनिकल एफिकेसी, पोटेंसी एंड एडीआर। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम, क्योंकि फार्माकोलॉजी की बात करें, ड्रग एक्शन की बात करें, चाहे वो वेटनरी साइंस हो, चाहे ह्यूमन साइंस में हो, चाहे आपके माइक्रोब्स में हो, सब में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स पे स्पेशली, ह्यूमन बींग्स पे ड्रग कैसे काम कर रहा है, क्या उनकी एफिकेसी है, क्या उनकी पोटेंसी है, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, तो होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जहां पे क्लिनिकल वर्ड आया वहां पे आपका ह्यूमन बींग। देन टॉक्सिकोलॉजी, याद रखिए सारे ड्रग पॉइजन है। जो फार्मेकोन का मतलब है ना, जो पढ़े ड्रग हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, वो पहले जमाने पे, पहले के जो बुक्स होंगे ना, उस पे फार्मेकोन मीन्स ड्रग एंड पॉइजन दोनों था, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग्स। किसी भी ड्रग को अगर आप उसकी लिमिट डोज से एक्स्ट्रा लेंगे, अधिक लेंगे, हाई डोज पे लेंगे, तो वो टॉक्सिक होगा, जाहिर सी बात है। हर एक ड्रग का स्पेसिफाइड डोज होता है, ठीक है। कोई 500 mg का है, कोई 200 mg का है, कोई 5 mg का है, कोई 1 mg का है, कोई नैनोग्राम में है ना। तो हर एक डोज अपने एक स्पेसिफिक डोज पे
एक तरीके से ड्रग है, मेडिसिन की तरह काम करेगा, हमारे थेरेपेटिक वैल्यू को इन्हेंस करेगा, हमको ठीक करेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम लेंगे तो वो टॉक्सिक होगा। और टॉक्सिसिटी को स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है किसी भी ड्रग का, या पॉइजन को पढ़ना एक तरीके से। 10 पैथोफिजियोलॉजी, अल्टर्ड फिजियोलॉजी ड्यूरिंग ए डिसीज के दौरान जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो अगर डिस्टर्ब होती है उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देन बायोफार्मास्यूटिक्स, स्टडी ऑफ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट दे प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड बायोफार्मास्यूटिक्स। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं तो हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट में क्या चेंज होगा, कैसे हम बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कैसे हम डोज को कम करेंगे, ये सब पढ़ते हैं हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स में। देन हमारा है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, it is a study of the effect of drug in a large number of people. It provides an estimate of the probability of the beneficial effect of a drug in a population and probability of adverse effect. मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन में किसी एरिया पे अगर हम लोग जो एक ही ड्रग दे रहे हैं तो उन ड्रग का क्या इफेक्ट है, कितने लोगों पे ठीक इफेक्ट है। इसी वैक्सीन आया था, वैक्सीन हमने 100 लोगों में दिया, 100 में 70 लोग ठीक हुए, 10 लोग ठीक नहीं हुए, या 70 लोग ठीक हुए, 30 लोग ठीक नहीं हुए, है ना। तो उस पॉपुलेशन में कितना उसका एफिकेसी है, कितना परसेंटेज वो ठीक कर रहा है, उसके बारे में पढ़ना एक तरीके से एपिडेमियोलॉजी है, किसी एरिया स्पेसिफिक पे, किसी पॉपुलेशन स्पेसिफिक पे, है ना। हो सकता है कि इंडिया पे वो ड्रग इफेक्टिव हो, अमेरिका पे ना हो, तो ये सब स्टडीज करना एरिया स्पेसिफिक हिसाब से, जो ड्रग के पॉपुलेशन के हिसाब से ड्रग का जो इफेक्टिवनेस चेक करना आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। देन व्हाट इज द ड्रग, ड्रग के बारे में तो पढ़ना भूल गया, ड्रग तो मेन है, हमारे फार्माकोलॉजी में मेन ड्रग है, तो ड्रग पहले पढ़ना था। व्हाट इज द ड्रग, ड्रग इज ए फ्रेंच वर्ड इज कॉल्ड ड्रगी, ए ड्राई हर्ब, ए ड्राई हर्ब, ठीक है। सारे हर्ब दवाई के रूप में यूज करते थे पहले जमाने में, इसलिए सब बोलते हैं ड्राई हर्ब। अब एक्चुअल में इसका जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है, इस सब्सटेंस और ये केमिकल सब्सटेंस और ये बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी, ए सब्सटेंस इंटेंडेड टू यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए डिसीज को ठीक करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं वो एक तरीके से ड्रग है। और वो जो सब्सटेंस हैं वो हमारे जो स्टैंडर्ड फार्माकोपिया फॉर्मुलरी में हो। हम बहुत सारे प्लांट्स का जो है हम यूज करते हैं इसे डिसीज ठीक करने के लिए, लेकिन हम उसको कई बार ड्रग नहीं बोलते या मेडिसिन नहीं बनाते जब तक कि वो केमिकल सब्सटेंस फार्माकोपिया में ना आए। फार्माकोपिया पे आपको जो एपीआई बोल रहे हैं ना, आइबुप्रोफेन, आपका एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन या पैरासीटामोल, है ना, ये सब फार्माकोपिया में मेंशन है, ठीक, तो वो होना जरूरी है। क्लियर है। चलिए, सो व्हाट इज द फार्माको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक क्या रोल है, इज द स्टडी ऑफ थेरेपेटिक कॉस्ट बिटवीन द ड्रग थेरेपी फॉर ए डिसीज, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो एनालिसिस, एक तरीके से बीसीआर पढ़ते हैं इस पे, थेरेपेटिक बेनिफिट्स अपॉन थेरेपेटिक कॉस्ट। जाहिर सी बात है बीसीआर अच्छा होना चाहिए, थेरेपेटिक इफेक्ट बेनिफिट्स अधिक होना चाहिए और कॉस्ट कम से कम हो। जो ड्रग कम से कम कॉस्ट में अच्छा थेरेपेटिक वैल्यू प्रोवाइड करे वो ड्रग बेहतर होता है, वो ड्रग मार्केट में रहता है। कोई ड्रग बहुत महंगे हैं, हम यूज नहीं कर सकते उसको, सेम इफेक्ट पे कम रेट पे अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, वो ड्रग हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो फॉर ए ड्रग बीसीआर शुड बी हाई एज मच एज पॉसिबल। देन फार्माकोजेनेटिक्स, जेनेटिक का क्या रोल है हमारे ड्रग के इफेक्ट पे। बहुत सारे जीन डिफिशिएंसी की वजह से भी ड्रग का इफेक्ट चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंट जेनेटिक डिफरेंसेस इन द ड्रग इफेक्ट, जेनेटिक वेरिएशंस में अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। एग्जांपल, फास्ट एसिटाइलेटेड एंजाइम जीन कॉज द हायर एलिमिनेशन ऑफ द आइसोनियाजाइड, दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, थस डोज ऑफ आईएनएच इज रिक्वायर्ड हायर एज कंपेयर टू द स्लो एसिटाइलेटेड जीन, ठीक। क्योंकि एसिटाइलेशन प्रोसेस से जो आईएनएच या आइसोनियाजाइड जो एंटी टीबी ड्रग है वो मेटाबोलाइज होता है और बाहर निकलता है। तो किसी के फास्ट होगा तो जल्दी मेटाबोलाइज्ड होगा, जल्दी बाहर निकलेगा, तो उनपे डोज की रिक्वायरमेंट हाई होगी। जिनमें स्लो मेटाबोलाइज होते हैं उनमें कम होगी। तो जीन का क्या रोल है हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में ड्रग के, उससे हम फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोविजिलेंस देख लेते हैं। फार्माकोविजिलेंस इज रिलेटेड टू द कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल।
मार्केट में आने के बाद ड्रग का पॉपुलेशन पे क्या साइड इफेक्ट हैं, ये आपको असेस करना फार्माकोविजिलेंस का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे जॉब मिलते हैं बी फार्म के लेवल पे। ठीक है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं फार्माकोविजिलेंस का, असेसमेंट ऑफ द ड्रग सेफ्टी, असेसमेंट ऑफ द रिस्क बेनिफिट रेशियो ओवर द पॉपुलेशन, एंड बेनिफिट ऑफ द पीवी इज द प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस नहीं किए हो, एडीआर रिपोर्टिंग नहीं किए हो, आपको एडीआर रिपोर्ट करना है। ठीक है, आप मुझे भी कर सकते हैं। मैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो हैं, जिसके थ्रू जो आपका फार्माकोविजिलेंस चलता है पूरे इंडिया पे गवर्नमेंट के थ्रू, उसका भी मैं एक तरीके से कोऑर्डिनेटर हूँ। आप मुझे रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, मैं लिंक दे दूंगा कहाँ से आपको रिपोर्ट करना है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप ड्रग ले रहे हैं, अगर कुछ अभी आपको साइड इफेक्ट्स मिलता है ना, तो उससे आप रिपोर्ट कीजिए मुझे, मैं डायरेक्टली उसको उनकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करता हूँ। फिर मेजरली अगर आते हैं साइड इफेक्ट्स, तो वो लिस्ट होता है साइड इफेक्ट्स कि इस ड्रग से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट हुआ ना, तो उस ड्रग को बाद में बैन भी करते हैं। तो ड्रग जो बैन होते हैं, मार्केट से विड्रॉल होते हैं, वो आपके साइड इफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद ही होते हैं। इसलिए आपका रिपोर्ट करना जरूरी है, आप जरूर रिपोर्ट कीजिए। ठीक, क्लियर। एंड अंडरस्टैंडिंग द ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, कई ड्रग कुछ और डिसीज भी इंड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है फार्माकोविजिलेंस में। सो दीज आर द सब डिवीजन। नाउ कम टू द, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और हैं बेनिफिट्स ऑफ पीवी के अंदर में। डिटेक्शन ऑफ द अर्ली सिग्नल्स ऑफ वार्निंग ऑफ द एडीआर, इंप्रूव द हेल्थ डिसीज। चलिए, नाउ कम टू द रोल ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट। क्या बेसिक स्कोप हैं, इसके रोल हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसको सीआरओ बोलते हैं। फार्माकोविजिलेंस जो कंपनीज करती हैं उसमें है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट के रूप में है, प्री क्लिनिकल असेसमेंट के रूप में है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में होते हैं। तो फार्माकोलॉजी का रोल, जहां पर भी ड्रग आया, ड्रग का एक्शन आया, वहां पर फार्माकोलॉजिस्ट का रोल है। ठीक है, उसके अलावा क्लिनिकल सर्वे वगैरह में है। सो दीज आर द बेसिक स्कोप, डिफिनीशन, हिस्ट्री लैंडमार्क और इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी। आई होप ये लाइक में वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने सारे स्टूडेंट ग्रुप्स में डालिए ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।